कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ है। रूही खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर लग रहा था, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुँचा दे। करण ने एक नज़र सबको देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो क्या क्या उससे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। क्या उसकी आँखों से कुछ छुपा हुआ है? करण मीरा जी से पूछता है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ वो जा सकता है? सब लोग अपने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करने लगते हैं। करण ने सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया, वो जानने के लिए कि क्या विवेक मिला या उसका कुछ पता चला, लेकिन उनकी तरफ से बस निराशा ही हाथ लगी। पता नहीं क्यों पर रूही में थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने करण का हाथ पकड़कर बहुत ही धीरे से कहा, मुझे पता है विवेक कहाँ गए हैं। सब लोग सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे कि रूही ने बहुत हिम्मत करके दोबारा से कहा, एक बार विवेक मुझे अपनी फेवरेट जगह लेकर गए थे। उन्होंने बताया था जब वो बहुत खुश और उदास होते हैं तो वहीं जाते हैं। तो करण दोबारा पूछता है, तुम्हें जगह का नाम पता है? तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? कोई आसपास कोई जगह, क्या कुछ भी जो हिंट मुझे पता चल सके? किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि विवेक रूही को क्यों लेकर गया, क्योंकि इस वक्त सबको विवेक की चिंता थी। कोई सोच ही नहीं सकता था कि विवेक के लिए रूही खास होगी, वरना वो कभी किसी को अपनी फेवरेट जगह लेकर नहीं गया था। यहाँ तक कि मीरा जी को भी उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। रूही में अपना सिर ना में हिला दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था। उसने कहा, बस हम लोग शाम को गए थे, मुझे याद नहीं, पर हम उनके दोस्त की सगाई से गए तब गए थे। पर वो जगह शहर से बाहर है, शायद शहर से थोड़ा दूर। करण ने कहा, ठीक है। वो बाहर की ओर जाने लगा कि लेकिन तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ज़िद करते हुए कहती है, हम साथ चलेंगे। करण उसे बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वीक है और ये वो देख सकता था कि वो वीक लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर करण पिघल गया था। उसे लग रहा था कि रूही विवेक की सबसे अच्छी दोस्त है, शायद इसीलिए उसकी चिंता कर रही है। उसने एक लंबी सी सांस ली, पर वो क्या करता? इस लड़की के सामने उसकी चलती कहाँ है? उसका दिल पिघल गया था। वो रूही को साथ ले जाने के लिए मान गया, पर रात का वक्त है और ऊपर से वो बिल्कुल भी सेफ एरिया नहीं था। शहर से बाहर का एरिया मतलब जंगल। सबसे पहले वो अपने कमरे में जाता है गन लेने के लिए। जब वो गन लेकर आया तो मीरा जी बहुत घबरा गई। उन्होंने डरते हुए कहा, बेटा तुम गन क्यों लेकर जा रहे हो? करण ने सरल भाव से अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, रूही मेरे साथ है। शहर का बाहर का एरिया सेफ नहीं है, बस सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ, चिंता मत करें। और वो ठीक होगा, मैं उसे ले आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूँगा। मीरा जी भावुक सी हो गई। उनका एक बेटा उन्हें हौसला दे रहा था और दूसरा उसका कुछ अता पता ही नहीं था। विवेक को ढूंढने के लिए करण और रूही दोनों कार लेकर निकल गए थे। बाहर फैला अंधेरा रूही को डराने के लिए काफ़ी था। करण ने रूही के हाथ को पकड़े हुए कहा, चिंता मत करो, वो ठीक होगा। मेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं है। बस मुझे वजह नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। एक बार मुझे वजह पता चल जाए, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूँगा। अपने भाई के चेहरे पर वही मुस्कान वापस ले आऊँगा जो हमेशा उसके चेहरे पर हुआ करती थी। रूही ने कुछ भी नहीं कहा। वो क्या ही कहे? वो करण को कैसे बताए कि विवेक की हालत की ज़िम्मेदार वो खुद है? वो कैसे कहे कि विवेक को उससे प्यार करता है? और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि शायद वो करण और उसे साथ नहीं देख पाया। वो कैसे करण को बताए कि एक भाई ने अपनी मोहब्बत को पाया तो दूसरी ने अपनी मोहब्बत को टुकड़ों में खोया था। विवेक का दिल किस तरह टूटा था, वो कभी उसे नहीं बता सकती थी। उन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था, वो अभी अभी शुरू हुआ था, शायद सब खराब हो जाता। विवेक रूही के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो उसे उसी तरह प्यार करता था जैसे करण करता था। लेकिन ये बात रूही को अब पता चली थी। पहले तो वो दोस्त थी ना, विवेक की केयर एक दोस्ती की केयर थी, लेकिन अब उन्हें पता चला था कि वो केयर मोहब्बत की थी। गाड़ी शहर से बाहर की ओर निकल गई। करण ने अपने पिता को फ़ोन कर सब बताया, उनकी लोकेशन भी उन्हें पता थी। काफ़ी ढूंढना पड़ रहा था सब कुछ, क्योंकि रूही को रास्ते याद नहीं थे। बस उसे इतना पता था कि उस जगह के पास बिल्कुल झील है। करण आर्मी में था और 10 सालों बाद वो शहर में इस तरह गाड़ी लेकर घूम रहा था, वो भी शहर के बाहर के एरिया में। रास्ते बदल चुके थे, उसे समझ नहीं आ रहा था रूही किस झील की बात कर रही है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें रास्ता मिल गया। झील का नाम सुन करण की यादें गहरी सी हो गई। कुछ पुरानी यादें थी जो उसके जहन में,
उसने करण को बताया कि विवेक उसके दादाजी के साथ यहाँ आता था। तब जाकर करण को पता चला कि रूही किस एरिया की, किस झील की बात कर रही है। दोनों भाइयों की यादें थी इस झील के पास, क्योंकि दोनों अपने दादाजी के साथ यहाँ आया करते थे। रात का वक्त था और ट्रैफिक नहीं था। 40 मिनट लगे उन्हें उस जगह पहुँचने में। आज ठंड भी शायद कुछ ज़्यादा थी। दिन में बारिश हुई थी और शाम को भी। जैसे ही करण की कार वहाँ पहुँची, सामने का नज़ारा डराने के लिए काफ़ी था। वह रूही को कार में रुकने के लिए कहना चाहता था, पर रूही मान नहीं रही थी, इसलिए वो उसके साथ ही चल रहा है। दोनों थोड़ा चलकर आगे गए। उन्हें एक वाइट कार दिख गई, जो बुरी तरह से टूटी हुई थी। कार को देखकर पता चल रहा था कि कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा। करण की भी सांस 2 मिनट के लिए रुक सी गई थी। एकदम से वो भी घबरा गया। वो इस कार को कैसे भूल सकता है? ये उसके भाई की कार है और कुछ समय पहले ही उसके पिता ने उसे ये कार गिफ्ट की है। वो जल्दी से रूही को लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ का नज़ारा रूही को डराने के लिए और भी ज़्यादा काफ़ी था। विवेक कार से टिककर ज़मीन पर बैठा है। शराब की बोतल पास पड़ी है। उसकी वाइट शर्ट खून से सनी हुई थी। कार के आगे काफ़ी डैमेज हो चुका था। दोनों जल्दी से उसके पास गए। वो आंखें बंद किए हुए टिक कर बैठा था। करण ने उसे हिलाया, उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो विवेक ने आंखें खोली। वो धुंधली आंखों से सामने खड़ी रूही को देखने लगा। विवेक को लगा शायद वो नशे में है। उसे कोई होश भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी लाल आंखों से बस रोते हुए सामने खड़ी रूही को देख रहा था। उसने अपना हाथ भी बढ़ाया रूही की तरफ कि तभी ज़ोर से वो ज़मीन पर गिर गया। करण ज़ोर से विवेक को अपनी तरफ करता है। आंखों में गुस्सा भर अपने भाई को देखता है जो दर्द में था। उसकी ये हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा सदमे में था, बहुत परेशान था। विवेक उसकी जान था। क्या हुआ था? अगर उसे पता होता विवेक रूही से प्यार करता है तो शायद वो अपना प्यार कुर्बान कर देता। वो अपने भाई के लिए क्या इतना नहीं कर पाता? पर विवेक ने तो अपना दिल उसके साथ बांटा ही नहीं, उसे पराया कर दिया। उसे बताया ही नहीं कि उसके मन में क्या था। विवेक ने अपने भाई को देखा और छोटे बच्चे की तरह लिपटकर उससे रोने लगा। रूही तो बस उसे शराब के नशे की वजह से दिखाई दे रही है, वो यही समझ रहा था। करण ने महसूस किया कि विवेक को बहुत तेज़ बुखार है। पता नहीं वो कब से यहाँ बैठा है। ऊपर से उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। हाथ खून से भरा हुआ है, शर्ट खून से भरी है, सिर से भी शायद खून बह रहा है। वो डरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और खड़ा किया। विवेक एक कदम भी नहीं चल पाया। साइड से करण ने उसे थामा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल करण की तरह हट्टा-कट्टा था। ऊपर से वो नशे में था, झूल रहा था। इससे पहले विवेक गिरता, रूही ने उसे दूसरी तरफ से थाम लिया। अब जाकर विवेक को समझ आया, रूही नशे की वजह से नहीं दिख रही थी, बल्कि वो सच में यहाँ थी। उसकी रूही सच में उसके लिए यहाँ आई थी। ऊपर से मौसम आज कुछ ज़्यादा ही बेईमान था। शायद भगवान जी भी परेशान होकर रो रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई। जल्दी जल्दी वो लोग कार के पास आ गए। विवेक को कार की पिछली सीट पर ही लेटाया गया। उसकी कार वहीं छोड़ दी गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज थी। इस हालत में उसे ले जाना ठीक ही नहीं था। करण ने उसे पीछे अच्छे से लेटाया, क्योंकि करण को इस वक्त अपने भाई की चिंता थी। रूही की हालत तो वो समझ ही नहीं पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि रूही किस तरह इस तरह उसे देखकर तड़प रही थी। उसने रूही को उसके पास बैठने को कहा। इस वक्त उसके मन में कोई सवाल नहीं थे, कोई ख्याल नहीं थे, बस एक चिंता थी तो विवेक की। उसकी आंखों में दर्द देखकर वो खुद भी तड़प उठा। करण ने कार स्टार्ट की और अपने पिता को फ़ोन करके बताया कि विवेक उन्हें मिल गया है। पिछली सीट पर विवेक रूही की गोद में सिर रखे आराम से लेटा था। बस उसे देखे जा रहा था अपनी लाल आंखों से। उसकी आंखें बहे जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल फिर से टूट रहा हो। रूही ने अपना पहना हुआ शॉल विवेक को उड़ाया। वो सच में बुखार से तप रहा था। घर पहुंचने के लिए अभी वक्त लगने वाला था और रूही विवेक को इस तरह देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। आज उसने खुद को जिम्मेदार मान लिया था विवेक की इस हालत का। काश उसे पता चल जाता कि विवेक के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, तो वो कभी भी ये होने ही नहीं देती। काश वो वक्त में पीछे जा पाती, विवेक को समझा पाती। उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था। उससे मोहब्बत कर उसे सिर्फ दर्द मिलता, ऐसा दर्द जो बेपनाह था, जिसका कोई असर नहीं था, जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। विवेक का यूँ
रूही को देखना और रूही का यूं विवेक की फिक्र करना करण की दिल में अजीब सी भावना पैदा कर रहा था। पर इस वक्त कुछ सोचने का ध्यान नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसके भाई की हालत ज़्यादा ज़रूरी थी और ऊपर से वो खून से भरा हुआ था। करण को समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक इस हालत में कैसे, क्या हुआ है। कुछ दिनों में पहले तो वो हंसता खेलता रहता था। काव्या की शादी के बाद वो बिल्कुल बदल सा गया। वो एक टूटा हुआ इंसान बन गया। काफ़ी वक्त से विवेक शांत रहने लगा। करण ने ये चीज़ नोटिस की, लेकिन इसकी वजह किसी को नहीं पता थी, घर में किसी को भी नहीं। उसने विवेक को अपने पास अकेले बुलाकर सब पूछा भी था। उसे काफ़ी बार कहा भी कि वो उसका बड़ा भाई है, उसके साथ दिल खोलकर वो हर बात कर सकता है। लेकिन विवेक हर बात उसकी बात को टाल दिया करता कि कुछ भी नहीं है, बस वो वैसे ही अपसेट है। काफ़ी देर बाद वो लोग घर पहुँचे। घर पर इस वक्त सब लोग थे। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। रिकेश जी और विराट सब लोग घर लौट आए थे। वैभव और करण के दोस्त भी वहीं थे। करण ने कार रोकी। रूही अपने होश में आई। पिछले काफ़ी वक्त से बस वो विवेक को देख रही है, जो उसकी गोद में सिर रखे रोए जा रहा था किसी बच्चे की तरह। उसकी सूजी लाल आंखें रूही को और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वो उसे बताने के लिए काफ़ी थी कि वो उसके बिना किस तरह तड़प रहा था। बहुत मुश्किल से करण ने विवेक को संभाला, घर के अंदर ले जाने लगा। पीछे पीछे रूही आ रही थी। उसने दोबारा से अपना शॉल ओढ़ लिया। दोनों जैसे ही घर पहुंचे, सब लोग हॉल में ही मिल जाते हैं। मीरा जी तो विवेक की हालत देखकर डर गई। उनके मुंह से चीख ही निकल गई। खून से भरा हुआ देखकर सब घबरा गए। राकेश जी एकदम से गुस्से से आई और विवेक को एक थप्पड़ दे दिया। और पूरी रात वो अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, और यहाँ उनका बेटा इस हालत में उनके सामने आया था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और कितना मुश्किल था उनके लिए। कितने डरावने ख्याल उनके मन में आ रहे थे। और ये लड़का शराब में इस तरह डूबा हुआ था कि अपनी कार ही कहीं जाकर ठोक दी। इस वक्त उनकी हालत शायद कोई समझ नहीं पाता। विवेक इतने नशे में था कि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। करण ने अब भी उसे थामा हुआ था। उसके आंसू जो अभी रुके थे फिर से बहने लगे। वो फिर से इमोशनल सा हो गया। करण अपने पिता पर थोड़ा नाराज़गी से कहता है, पापा इस वक्त उसकी हालत देखिए, हम सुबह बात कर सकते हैं ना। राकेश जी गुस्से से कहते हैं, सब लोगों की तरफ, सिर चढ़ाकर रखा है इसे, देखो कितना नशा किया है, खड़ा तक नहीं हो पा रहा, और ये चोट कहाँ से लगवाई है। उनकी आंखों में नमी भर आई। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो टूट गए थे। विवेक उनके लिए उतना ही खास है जितना करण, जितनी काव्या। और पहली बार विवेक की इस हालत को देखकर वो अंदर तक टूटकर बिखर गई। रूही ये सब देखकर इतना डर चुकी थी, ऊपर से पहले ही विवेक की हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी, और अब ये झगड़ा। उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। करण ने वैभव को कहा, इसे ऊपर ले जाओ, और विराट को कहा, देखो इसकी पट्टी करो, मुझे लगता है चोट काफ़ी है। विराट और वैभव बहुत मुश्किल से विवेक को ऊपर ले गए। करण ने धीरे से रूही की तरफ देखा और कहा, तुम भी जाओ ऊपर, आराम करो, मैं आता हूँ। करण के चेहरे पर गुस्सा था और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द भी। राकेश जी वहीं सोफे पर बैठ गए। सब लोग तो ऊपर चले गए थे। राकेश जी अपने बेटे को इस तरह देखकर टूट गए थे। मीरा जी विवेक के रूम में चली गई, उनके पीछे काव्या और कल्पना जी भी। रूही ने एक नज़र करण को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। करण ने एक लंबी सी सांस ली, क्योंकि उसके दोस्त तो पहले ही जा चुके थे। किसी के घर में मैटर था, उन्हें बोलना सही नहीं था। हॉल में दादी, राकेश जी और करण बचे थे। करण अपने पिता के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, डांटना चाहते हैं तो डांट ले, मारना चाहते हैं तो मार ले, पर गुस्सा मत करें। पापा, हम दोनों नहीं जानते वो किस दर्द में है। आप सोच भी नहीं सकते मुझे किस हालत में मिला है। मुझे बस जानना है कि उसके साथ क्या हुआ है। हम दिन में पूछेंगे कि उसे क्या हुआ है। आज पहली बार मैंने उसे इतने दर्द में देखा है, खून से भरे हुए। क्या होगा आगे, जानते रहें मेरे साथ।